हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल टॉपिक रहेगा। मीनिंग विद डिफिनीशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, फीचर्स, पर्पज, प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो चलिए, आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज a रेगुलर रिव्यू टू assess एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल एक जो है लगातार रिव्यू किया जाता है, जिससे हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को पता चलता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ज़्यादा है कि कम है, उस बारे में पता चलता है। इवेलुएट अचीवमेंट्स, स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर ग्रोथ। तो जो भी अचीवमेंट्स है एम्प्लॉयज़ के, जो भी प्रोडक्शन में अचीवमेंट हो रहा है, क्या स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की, और कहाँ पर चांसेस है ग्रोथ के, वहाँ पर वो सब इवेलुएट किया जाता है। सेकंड है इन्फॉर्म फीडबैक, रिवार्ड्स एंड डेवलपमेंट प्लान्स। अब इससे जो मिलता है कि जब आप जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का, तो एक फीडबैक मिलता है और जो है आप उसके हिसाब से आप रिवार्ड दे सकते हैं और एक डेवलपमेंट प्लान भी आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। बूस्ट मोटिवेशन, अलाइनमेंट विद गोल्स एंड करियर ग्रोथ। मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है जब उनको आप रिवार्ड देंगे, उनका डेवलपमेंट प्लान करेंगे, उनका जो है एक तरीके से डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, तो उससे उनका मोटिवेशन मिलेगा और जो भी गोल्स का जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनके साथ आपको जो प्रोडक्शन चल रहा है, जो एक्टिविटी चल रही है उसी के साथ चलना होगा। इससे उनका करियर ग्रोथ भी बेटर हो जाएगा। क्रूशियल फॉर HR डिसीजंस एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो ये जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिससे HR डिसीजन में भी आसानी मिलती है और एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the success of an organization, and it is also crucial one of the important aspects of HR decisions. So we can say that performance appraisal very important aspects in organization. So ये हो गया मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके बाद चलते हैं कि डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफरेंट ऑथर के हिसाब से क्या डिफिनीशन है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो गैरी डेसलर साहब क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग एम्प्लॉइज जॉब परफॉर्मेंस। तो गैरी डेसलर भी यही कहते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक टाइप का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, जिससे जो एम्प्लॉय की जो जॉब परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट किया जाता है, उसको जांचा परखा जाता है। अब अश्वत्थ थापा क्या कहते हैं? सेकंड है डिफिनीशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज जस्ट सिस्टमेटिक, पीरियोडिक एंड फॉर्मल इवेल्युएशन ऑफ एन एम्प्लॉइज जॉब परफॉर्मेंस। तो अश्वत्थ थापा भी यही कहते हैं कि एक टाइप का एक क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक जो पीरियाडिक होता है, क्वार्टरली बेस पे होता है, मंथली बेस पे होता है और ईयरली बेस पे होता है। ये पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड है वो कैसे अपना जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है। तो ये फॉर्मल इवेल्युएशन होता है, फॉर्मल तरीके से होता है, जो भी एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस है उसको जांचा परखा जाता है। सो ये हो गया डिफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब हम चलते हैं फीचर्स या नेचर भी आप कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी यही होता है इसका मतलब। तो देख लेते हैं फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। पहला है सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स इन्वॉल्व अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस to assess employee contributions against predefined job criteria, ensuring consistency and fairness across the organization। तो सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन है, एक क्रमबद्ध तरीके से होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, एक स्ट्रक्चर वे में होता है, एक जो है पहले से स्ट्रक्चर वे तैयार किया जाता है कि इसी हिसाब से आपका जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का इवैल्यूएशन होता है, जिससे जो है जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है, जो उनको जॉब दिया गया पहले सेट के, उनको उसी हिसाब से सैलरी दी जा रही है, तो उनको जो जॉब है उसी हिसाब से जो है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उस जॉब के प्रति, क्या उनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सही हो रहा है, सही डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंसी हो रही कि नहीं हो रही, और फेयरनेस भी जाना जाता है कि सही मतलब जो है बायस, कोई बायसनेस काम नहीं हो रहा है। तो ये सब जो है किया जाता है। सेकंड है ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स। असेसमेंट्स रिलाई ऑन क्लियर, measurable and unbiased criteria that are applied equally to all employees, minimizing subjectivity। तो इससे कहा गया है कि स्टैंडर्ड से जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जो भी असेसमेंट ज़्यादा परखा जा रहा है, जो भी परफॉर्मेंस जो इवेल्युएट की जा रही है एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की, तो क्लियर होना चाहिए, एक जो है मानक के अनुसार होना चाहिए, कोई भी जो है अनबायस तरीके से होना चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी के बेस पे किसी भी जात धर्म आधारित जो है एक जो है बायसनेस नहीं होना चाहिए। सभी को एक इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, सभी को एक समान जो है देखना चाहिए। एम्प्लॉयज और वर्कर्स उनको सभी को समान, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, उनके हिसाब से उनको जो है करना चाहिए। तो ये जो इससे क्या होता है कि जो है उनको जो है मोटिवेशन बढ़ता है, मोरल भी बढ़ता है कि कंपनी जो है बिना बायस तरीके से हमारी जो है इवोल्यूशन कर रही है। थर्ड है रेगुलर फ्रिक्वेंसी।
They are conducted periodically, example annually or semi-annually, as part of ongoing performance management to track progress over time. तो ये भी क्या गया है कि रेगुलर होता है, ये मतलब जो पीरियडिकली होता रहता है कि चाहे वो एनुअल बेस पे हो चाहे सेमी एनुअल बेस पे हो, ये ऑनगोइंग परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करने के लिए जो लगातार जो परफॉर्मेंस चल रही है एम्प्लॉयज की वर्कर्स की, जिससे उनका जो प्रोग्रेस जो है ट्रैक किया जा सके ओवर टाइम, जो समय के अनुसार जो उनका प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके। सो ये होता है। इसके बाद फोर्थ क्या है, फोर्थ में कहा गया है कि फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अ कोर एलिमेंट इज ए प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव टू वे फीडबैक टू हाईलाइट स्ट्रेंथ्स एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट एंड फ्यूचर गोल्स। तो ये भी कहा गया है कि वन ऑफ द जो परफॉर्मेंस अप्रेजल इसको कहा गया है फीडबैक मैकेनिज्म। इससे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं किसी भी एम्प्लॉयज का वर्कर्स का जो है फीडबैक ले रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की इवेल्युएट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है उसको इससे मिलता है जो एम्प्लॉयज के फीडबैक कि उसका क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, कौन सी एरियाज हैं जहाँ इंप्रूवमेंट चांसेस हैं, और उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उसी के हिसाब से आपको फीडबैक मिलता है। फिफ्थ है डेवलपमेंटल प्लान्स focus beyond evolution. Appraisals emphasize employee growth through identifying training needs and career development opportunities. अब ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कि पार्ट आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फोकस रहता है, कि अगर इवोल्यूशन के अलावा ये भी रहता है कि अप्रेजल जो है एक तरीके से एनालाइज करता है कि एम्प्लॉय की ग्रोथ, आप कह सकते हैं कि इनको ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, या फिर कोई करियर डेवलपमेंट करना है तो उनका अवसर देखना पड़ता है कि करियर डेवलपमेंट की जरूरत है या फिर ट्रेनिंग की जरूरत है, ये स्किल है कि नहीं, इस काम के लायक नहीं है कि नहीं है, या फिर जो नई मशीनरी आई है उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं, उसको इफिशिएंट तरीके से यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब बातें रहती हैं जिसको आप कह सकते हैं डेवलपमेंट फोकस भी रहता है। सिक्स्थ है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स। रिजल्ट्स आर फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड टू support decisions on promotions, rewards and HR actions while serving as a historical reference। ये जो है जब परफॉर्मेंस अप्रेजल पूरा हो जाता है इम्प्लॉयज का वर्कर्स का, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को फिट कर दिया जाता है। ये फार्मली जो होता है, क्योंकि ये अनरिटन होता है तो फार्मली तरीके से होता है, इसको फार्मली डॉक्यूमेंट के पेस में किया प्रोजेक्ट किया जाता है। ये भी इस पे जो है आप कह सकते हैं सपोर्ट डिसीजन मेकिंग मिलता है, क्योंकि अगर मान ली परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया तो इसे हर इम्प्लॉयज का अलग अलग इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, तो उस हिसाब से उनको प्रमोशन मिलता है, रिवार्ड्स मिलता है, या फिर एचआर का एक्शंस भी होता है। इसको आप कहते हैं एक हिस्टोरिकल रेफरेंस में होती है, ये कभी भी फ्यूचर में यूज करने के लिए हो जाता है। सो ये सब रहता है जो है आप कह सकते हैं कि फीचर्स या नेचर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है कंपनी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उसके पीछे इसका क्या उद्देश्य रहता है, क्या पर्पज रहता है, उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, इवेलुएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू सिस्टमेटिकली असेस एन एम्प्लॉयज वर्क quality, productivity, and achievement of goals over a specific period, ensuring alignment with organizational expectations। अब ये भी कहा गया है कि पहला उद्देश्य समझेंगे तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना, कि एम्प्लॉय की क्या रियल परफॉर्मेंस है, जो आप कह सकते हैं कि क्या उसके कहीं तो जो एम्प्लॉयज है वो सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी के बारे में, उनका प्रोडक्टिविटी बारे में, उनकी जो है प्रोडक्टिविटी कैसे हो रही है, वो लगातार जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो गोल को सही से अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो एक निश्चित समय में ये सब कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सब के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है, किस लिए उनको ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है, कि वो अपना जो है ड्यूटी सही से निभा रहे हैं नहीं निभा रहे हैं, तो इसलिए ये जो है इसका उद्देश्य रहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। सेकंड क्या है, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू डिलीवर टू वे कम्युनिकेशन ऑन स्ट्रेंथ, weaknesses and areas for improvement, fostering better understanding and motivation among employees। अब ये भी क्या गया है, अब ये तो फीडबैक का होता है माध्यम परफॉर्मेंस अप्रेजल, कह सकते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, कि जो भी अगर स्ट्रेंथ या वीकनेस पता चलती है एम्प्लॉयज की वर्कर्स की, कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, कहाँ उनका जो है कहाँ उनको कम पड़ जा रहे हैं, कहाँ उनकी स्किल कम पड़ जा रही है, तो इस कारण भी जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है एम्प्लॉयज के बीच में, और आप कह सकते हैं एम्प्लॉयर जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि कहाँ पर इनकी ज़रूरत है, क्या चांसेस हैं इंप्रूवमेंट की। तो ये सब जो बातें रहती हैं आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी मिल जाता है। थर्ड है आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड। इसका मतलब क्या है, टू रिड्यूस स्किल गैप्स एंड इंक्रीज पोटेंशियल, इनेबलिंग टारगेटेड
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट इनहेंस एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज एंड करियर ग्रोथ। तो इसका मतलब ये भी पता चल जाता है, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में बात किया कि अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत है एम्प्लॉयज के वर्कर्स के बीच में, तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी का स्किल गैप है कि नहीं गैप है, या फिर कहीं पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। तो देख सकते हैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए आप इनको जो है एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज और करियर ग्रोथ को उसको बढ़ा सकते हैं। अगर उनको कोई ज़रूरत है तो इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के माध्यम से आपको पता चल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के को पता चल जाता है। फोर्थ है सेट फ्यूचर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू एस्टेब्लिश क्लियर अचीवेबल टारगेटेड that align individual effort with broader business strategies, promoting ongoing progress and अकाउंटेबिलिटी। तो ये भी कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक और उद्देश्य होता है कि फ्यूचर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। एक जो है क्लियर आप कह सकते हैं जो अचीवेबल टारगेट्स हो, ऐसा हमने टारगेट बना ली कि जो कि अचीव नहीं कर सकते एक स्पेसिफिक पीरियड में, जिससे जो है पूरा जो है एम्प्लॉइज है वर्कर्स हो उनका एफर्ट हो, पूरा जो है लगातार मेहनत करें, जिससे जो भी जो बिजनेस की रणनीति है उसको बनाकर सही से प्रमोट कर कर सही से जो है इम्प्लीमेंट कर कर ये कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी के साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉयज की वर्कर्स की। तो इसके कर सकते हैं कि इससे जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल से आप जो है फ्यूचर गोल और ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर सकते हैं। फिफ्थ है डिटरमाइन रिवार्ड्स एंड प्रमोशंस टू इन्फॉर्म डिसीजंस ऑन सैलरी इंक्रीजेज बोनसेस एडवांसमेंट्स एंड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन डिमॉन्स्ट्रेटेड कंट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल। अब ये तो पता चल जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे तो सिंपल पता चल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। सबकी सैलरी अगर बराबर है तो इसी पता चल जाएगा कि भैया अगर जो एम्प्लॉय अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जो एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, जो भी टारगेट हो अचीवमेंट जो है अचीवमेंट का टारगेट जो है ऑन टाइम जो है टाइम रहते ही कंप्लीट कर ले रहा है, तो उसकी सैलरी भी वही है। और जो एफिशिएंट नहीं है, जो सही से काम नहीं कर रहा है, जो ध्यान नहीं दे रहा काम में, उसका भी सैलरी बराबर है। इससे आपको पता चल जाएगा वो जो अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसका सैलरी बढ़ा सकते हैं, जो नहीं कर रहा है सही से उसको आप कम कर सकते हैं। इससे जो है डिटरमाइन रिवार्ड प्रमोशन भी पता चल जाता है। सिक्स है इनहेंस एंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप्स टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज, रिसॉल्व कंसर्न्स एंड बूस्ट मोरल, अल्टीमेटली इंप्रूविंग रिटेंशन एंड टीम डायनामिक्स। अब ये भी पता चलता है कि इंगेजमेंट और रिटेंशन रिलेशनशिप मेंटेन करने में आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल जो भी मैनेजर्स हैं एम्प्लॉइज हैं उनके बीच जो है बिल्ड ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है। जो भी अगर कंसर्न्स हैं कोई भी कह सकते हैं कोई भी इश्यू पर कोई भी मुद्दे पर जो बात नहीं बन रही है तो वो भी रिसॉल्व हो सकती है, और मोरल भी बढ़ सकता है। अगर एम्प्लॉइज की वर्क आप सोचेंगे तो एम्प्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा। इससे क्या होता है जो एक टीम भावना बढ़ जाती है, एक जो है टीम कोलैबोरेशन हो जाता है, और जो है एम्प्लॉय भी अच्छे तरीके से इंगेज होकर काम करते हैं। सो ये सब रहता है कि पर्पज, ये आप कह सकते हैं पर्पज परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या उद्देश्य रहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का करने के पीछे। सो ये आप आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलेंगे हम जो है नए टॉपिक पर, जो कि है स्टेप्स या प्रोसेस, कि जो वन बाय वन जो प्रोसेस फिक्स रहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है, पहला establish performance standards and goals, define clear measurable objectives and criteria aligned with organizational priorities at the start of the appraisal period to set expectation for success। अब पहला तो प्रोसेस हो गया, स्टेप आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और गोल को स्टेब्लिश करना मतलब सेट करना। एक जो है क्लियर कट होना चाहिए जो भी आप गोल को सेट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जो कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी देते हुए आप कह सकते हैं कि जो पहला अगर इफर्ट रहेगा तो स्टेब्लिश कैसे करना, गोल को सेट करना। सेकंड है कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशन, मतलब शेयर द स्टैंडर्ड्स गोल्स एंड इवोल्यूशन मेथड्स विथ एम्प्लॉइज टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड बाय इन फॉस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द आउटसेट। तो अब एक्सपेक्टेशन को कम्युनिकेट करना, जो आपने गोल को सेट किया है, जो भी आपने स्टैंडर्ड्स मानक तैयार किए हैं, और या फिर मेथड ऑफ इवोल्यूशन किस तरीके से करना है, किस वे में करना है, किस मशीनरी को सही यूज करना है, कैसे इफिशिएंट तरीके से करना है, तो एम्प्लॉय के साथ जो है अच्छे से कनेक्ट होकर उनको बताना, उनको सही से जो है रिप्रेजेंट करना, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, अच्छे से जो है दोनों एम्प्लॉयज के बीच में और मैनेजर के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, और लगातार जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो। थर्ड है मॉनिटर एंड मेजर परफॉर्मेंस, रेगुलरली ट्रैक एम्प्लॉय प्रोग्रेस थ्रू ऑब्जर्वेशंस मेट्रिक्स एंड फीडबैक थ्रू आउट द पीरियड टू गैदर रियल टाइम डेटा। अब आपने जो है एक इवोल्यूशन मेथड दे दिया, आपने जो है स्टैंडर्ड दे दिए, मानक दे दिए, गोल्स दे दिए, आपको इतना जो है इतने वीक में, इतने मंथ में, इतने क्वार्टर में आपको ऐसे जो है टारगेट को अचीव करना है। उसके बाद जो है लगातार जो है आपको उसके बाद काम क्या रहेगा, जो भी एम्प्लॉय की प्रोग्रेस है, जो भी उनको वो जो आपको ट्रैक करना होगा कि जो है रियल टाइम डेटा जो सही सही जो जमीनी स्तर पर कैसे काम चल रहा है उसको आपको ट्रैक करने की बारी आ गई। इसके बाद है कलेक्ट एंड रिव्यू डेटा,
इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाइल एविडेंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस सच एज सेल्फ असेसमेंट्स, पीयर इनपुट एंड परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स टू प्रोवाइड अ कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन। अब जब आपने जो है ट्रैक कर लिया डाटा को, उसके बाद कलेक्ट और रिकॉर्ड करने की बारी आ गई, रिव्यू करने की बारी आ गई। जो भी आपने एविडेंस पाया है उसको कंपाइल करेंगे, एक साथ मिलाएंगे डिफरेंट सोर्सेस के साथ, और ये भी आप उनको परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में समझेंगे कि क्या इनकी परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है कि नहीं परफॉर्मेंस है। इसके बाद आप उसको जांच भी करेंगे, इवोल्यूट भी करेंगे। इसके बाद क्या रहेगा, फिफ्थ रहेगा कंडक्ट द अप्रेजल मीटिंग, होल्ड अ फॉर्मल डिस्कशन टू रिव्यू परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, डिलीवर फीडबैक एंड एड्रेस अचीवमेंट्स और गैप्स कोलैबोरेटली। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने उनको जो है कलेक्ट कर लिया, डाटा को रिव्यू कर लिया, इवोल्यूट कर लिया कि कहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, कहाँ पर कुछ कमी पा रही है, कम पा रही है, कोई कमी आ रही है, तो उसके लिए जो है फॉर्मल डिस्कशन करेंगे एम्प्लॉयज के बीच में, मैनेजर्स बीच में। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी परफॉर्मेंस है, जो स्टैंडर्ड आपने तैयार किए थे, क्या परफॉर्मेंस आया है, उसको आप रिव्यू करेंगे। कुछ फीडबैक भी लेंगे एम्प्लॉयज की, क्या कारण हुआ जो ये टारगेट जो है अचीव नहीं हो पाया। इसके लिए जो भी आप कर सकते हैं कि अचीवमेंट्स जो भी या फिर गैप कुछ हुआ है, उसको आप जो है एड्रेस करेंगे, एक दूसरे के बारे में डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ क्या है, डेवलप एक्शन प्लान्स एंड फॉलो अप, क्रिएट डेवलपमेंट plans, set new goals and schedule ongoing check-ins to support improvement and link to rewards or corrections। अब इसके बाद एक्शन प्लान लेने की बारी आएगी या फिर फॉलो अप उसी के साथ लगाना होगा। अगर जो है जो भी टारगेट आपने सेट किया था उसको अचीव कर लिया है, तो आप जो है फ्यूचर के लिए नया टारगेट सेट करेंगे। अगर जो प्लान आपने सेट किया था, स्टैंडर्ड सेट किए थे, उसको अचीव नहीं कर पाए उस टाइम पर, तो आप जो है उसमें फिर लगेंगे, इंप्रूवमेंट के चांसेस है तो इम्प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जो है काम को कंप्लीट किया जाए। सो ये से रहता है कि प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्टेप्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद तो चलेंगे जो कि रहेगा मेथड्स, कि मेथड क्या रहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, क्योंकि कई टाइप्स जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, एम्प्लॉयज के वर्कर्स का परफॉर्मेंस को जांचा जाता है। तो इसको वन बाय वन देख लेते हैं। 360 डिग्री फीडबैक है पहला, कलेक्ट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर्स, पीयर्स, subordinates and sometimes clients provide a holistic view of performance। तो 360 डिग्री बहुत ही फेमस फीडबैक होता है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड होता है, ये हमेशा जो है एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसमें क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज का वर्कर्स का कलेक्ट फीडबैक को कलेक्ट करते हैं, उनके सुपरवाइजर्स से, उनके जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं या फिर क्लाइंट से, हर तरह से जो 360 डिग्री इसका मतलब है, जो चारों तरफ से आप उनका जो है, जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी सुपरवाइजर उनके हुए, उनके सबॉर्डिनेट हुए, उनके जो भी रिलेशंस में, उनको सबको जो आप कर सकते हैं कि 360 डिग्री फीडबैक लेंगे। इस एग्जांपल में क्या है, जॉन्स मैनेजर, टीम मेंबर्स एंड रिपोर्ट्स गिव फीडबैक, हाईलाइट स्ट्रेंथ इन लीडरशिप, सजेस्ट इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, यूजफुल फॉर डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट। जैसे जॉन मैनेजर हुआ, टीम मेंबर्स हुआ, तो जो है फीडबैक देता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ, इसमें फीडबैक दिया गया है कि स्ट्रेंथ इन लीडरशिप है, और या फिर इंप्रूवमेंट की, कम्युनिकेशन में इंप्रूव के चांसेस हैं। ये सब डेवलपमेंट और एंगेजमेंट के लिए यूजफुल होता है। तो ये सब बातें रहती हैं जो कि 360 डिग्री फीडबैक में आती हैं। सेकंड क्या है, सेकंड मेथड है रेटिंग स्किल्स, यूजेज न्यूमेरिकल और ग्राफिकल स्किल्स टू रेट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया लाइक टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी सिंपली एंड वाइडली यूज्ड। ये जो रेटिंग स्किल होता है, ये जो न्यूमेरिकल और ग्राफ पे यूज किया जाता है, इससे जो भी परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज के, वर्कर्स का, उसी हिसाब से जाया जाता है, चाहे वो टीम वर्क के बारे में हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी के बारे में हो, कितना आउटपुट आया है, ये जो है सिंपली और वाइडली यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल पे क्या है, जॉन स्कोर्स 4 in 5 टीम वर्क, 3-5 इन कम्युनिकेशन, हेल्प्स क्वांटिफाई परफॉर्मेंस। जैसे जॉन है टीम वर्क में 5 में से 4 परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहीं कम्युनिकेशन में इनका 5 में से 3 स्कोर है। इससे ये पता चलता है क्वांटिटी में जो है क्वांटिटेटिव मेथड्स होता है रेटिंग स्किल्स। इसके बाद एससी मेथड्स है। एससी मेथड में क्या है कि मैनेजर्स राइट एंड नैरेटिव डिस्क्राइबिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, फ्लेक्सिबल बट सब्जेक्टिव। अब ये जो एससी मेथड होता है, इसमें क्या कहते हैं, जो भी मैनेजर रहता है, जो भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है, जो भी उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, तो वो जो है इससे मेथड में करता है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है, परफॉर्मेंस बताता है, क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट की चांसेस हैं। ये जो सब्जेक्टिव मेथड होता है। जैसे एग्जांपल में हुआ, जॉन लेड अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बट नीड्स टू डेलीगेट टास्क बेटर, हाईलाइट ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब जॉन जो है प्रोजेक्ट को सक्सेस बना दिए, लेकिन जो है जरूरत है उनको जो है डेलीगेट टास्क को बेटर करने के लिए, कैसे टास्क को डेलीगेट किया जाए बेटर करने के लिए, तो इसका जो है इससे मेथड हो गया। अब क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स की सक्सेस एंड फेलियर्स
इम्पैक्ट परफॉर्मेंस फोकसेस ऑन सिग्निफिकेंट इवेंट्स। अब जो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, डॉक्यूमेंट की सक्सेस एंड फेलियर इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। जो भी डॉक्यूमेंट रहता है वन ऑफ द की सक्सेस रहता है, और फेलियर जो है परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट भी डालता है। वो भी आप कर सकते हैं। अब जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स होता है उस पर जो एम्प्लॉयज को वर्कर्स को फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या है, जॉन रिसॉल्व अ मेजर क्लाइंट इश्यू, सक्सेस मिस्ड डेडलाइन, फेलियर यूजफुल फॉर स्पेसिफिक फीडबैक। अब इसमें जो सक्सेस भी है फेलियर भी है। जॉब ने जो क्लाइंट का इश्यू था उसको जो है रिसॉल्व कर दिया, ये तो सक्सेस मिल गया, लेकिन डेडलाइन को मिस कर दिया, उस जो टाइम दिया गया उसके अंदर नहीं कर पाया, तो ये फेलियर भी माना जाएगा। इसके बाद क्या आता है, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, सेट स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स विथ एम्प्लॉइज, रिव्यू प्रोग्रेस। मैनेजमेंट भी ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी लगातार जो है हमेशा जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या करना है कि जो भी स्पेसिफिक गोल है या फिर मेजरेबल गोल है एम्प्लॉय के साथ उसको सेट करिए और प्रोग्रेस को रिव्यू करते रहिए हमेशा। एग्जाम्पल में क्या है, जॉन एम फॉर 10% सेल ग्रोथ, अचीव 12%, एलाइन परफॉर्मेंस विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब जॉन जो है 12% जो है सेल्स ग्रोथ को सेट किया था, लेकिन अचीव किया 12%, इसका मतलब 2% ज़्यादा आ गया। तो इसको भी इवोल्यूट करेंगे, जांचेंगे किस कारण जो है 2% ज़्यादा आ गया है, क्या फैक्टर्स रहेंगे। इसके बाद है सिक्स में बार्स है, मतलब बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल्स, यूज बिहेवियरल एग्जाम्पल टू एंकर रेटिंग, रिड्यूस बायसेस। इसमें क्या रहता है, इसमें जो रेटिंग दिया जाता है, इसमें सिंपल्स कहा गया रेटिंग स्केल पे जो है, इसमें जो है रेटिंग स्केल पर जो है परफॉर्मेंस अप्रेल किया जाता है। एग्जांपल में क्या है, लीडरशिप स्केल 1 से 5, जॉन एम्पावर्स टीम स्कोर 5, फोकस ऑन बिहेवियर्स। तो इसमें जो है रेटिंग स्केल पर जो है एंकर रेटिंग्स द्वारा इसमें जो है परफॉर्मेंस अप्रेल किया जाता है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रैंक एम्प्लॉयज इनटू परफॉर्मेंस कैटेगरीज, एग्जाम्पल टॉप 20% इंक्रीजेज डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से जो भी एम्प्लॉयज है उनको परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है, रैंक दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में टॉप 20% हो गया। एग्जाम्पल जॉन इज टॉप 20 परफॉर्मेंस, कंट्रोवर्शियल बट ड्राइव परफॉर्मेंस। अब जो टॉप 20 परफॉर्मेंस आ गया जॉन का, लेकिन जो कंट्रोवर्सी रहता है, लेकिन जो है अगर 20% जो रहेंगे एम्प्लॉय वर्कर वो तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन जो 80% बचे रहेंगे वो उनको जो है आप कह सकते हैं उनको जो है निगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा कि हमको 80% में रखा गया है, सबको 20% रखा गया है। तो ये सब जो बातें रहती हैं मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में रहती हैं। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट सही समझ में आया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।